हेलो एवरीवन, मैं गौरव यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी कैरियर पर आपका फिर से स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको इंग्लिश की क्लासेज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, किस प्रकार से हम यूज करते हैं और इंग्लिश कहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से वो स्टार्ट हुई है, कितने प्रकार की होती है, सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में बता दी। ठीक है, आपने देखी भी होगी, आपने कमेंट भी किए होंगे। ठीक है, तो सभी को अब आज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। उसमें आपके पास जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। ठीक है, हमने क्या क्या चीज बताई थी? सेंटेंस के बारे में बताया था। क्या? ये ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। क्या देता है? कंप्लीट सेंस देता है, उसे क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं। और कितने प्रकार के होते हैं? 4। और वैसे फोर्थ में एक और प्रकार होता है जिसको हम आपने बताया था कौन कौन सा? असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन मैंने दे दी थी। अब किसके बारे में हम बात करेंगे? उसके बाद क्या आया था? इंपेरेटिव सेंटेंस। यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस करें। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ सभी, पानी वानी लेके, और साथ साथ नोट करते जाएं। जब मैं बोलूं तब आपको नोट करना है। ठीक है, तो दो चीजें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले वाले में बिल्कुल आसान थी कि जो असर्टिव होता है, सिंपल सेंटेंस होते हैं कितने प्रकार के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर बताई थी मैंने और किस प्रकार एग्जाम्पल यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसमें डायरेक्ट में दो प्रकार थे, यस और नो, WH1। और इंडिपेंडेंट सेंटेंस तो आपने देखा ही था। ठीक है, अब हम करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड स्टार्ट। इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किस प्रकार से हम यूज करते हैं, उन चीजों को देखने वाले हैं। ठीक है, आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है? टू एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस आ फीलिंग, सॉरी, एक्सप्रेस आ ऑर्डर। उसके बाद रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आप बोलते हो प्लीज फिनिश द वर्क, ऐसे इस प्रकार से प्लीज जिसमें लगा दिया, काइंडली लगा दिया, वो किसके अंदर आएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। जैसे ऑर्डर आपने किसी को दिया तो क्या होगा? वो ऑर्डर आपको देना है तो किस सेंटेंस में देंगे? और इंपेरेटिव सेंटेंस के तरीके से देना होगा। ठीक है, यहां तक नोट करें, फिर आगे बताएं। क्या करना है आपको? ऑर्डर देना है या किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो किससे करेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं इसको आदेशात्मक। आदेश देना होता है, किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है, वो सब किसी के अंदर आते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इनके कुछ आपको कीवर्ड्स होते हैं, कहां कहां से स्टार्ट होते हैं। जैसे आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डू नॉट, लेट, ठीक है, प्लीज, काइंडली, इन सभी से क्या स्टार्ट होते हैं? आपके सामने इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल और देख लीजिए इसके, बिल्कुल आसान है, छोटा सा सेंटेंस होते हैं। जैसे डू वर्क हार्ड, ठीक है, किससे स्टार्ट हो गया? डू से, यानी कठिन परिश्रम करो। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, डू नॉट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम नहीं करना है। ठीक है, एक होता है आपके पास जैसे प्लीज फिनिश द वर्क, और एक लिखे लेट मी गो, मुझे जाना है। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? डू नॉट वर्क, डू वर्क, प्लीज फिनिश द वर्क, लेट मी गो। तो किस किस से स्टार्ट हुआ? वर्क की फर्स्ट फॉर्म डू से, डू नॉट से, डू नॉट भी स्टार्ट हो गया, लेट से, प्लीज से कर लिया, काइंडली कर लो, काइंड बोल दे, प्लीज बोल दे, एक बात होती है। ठीक है, और लास्ट क्या है? लेट मी गो, तो लेट से स्टार्ट। तो ये सारे सेंटेंस किसके अंदर आएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आएंगे। ठीक है,
तो क्या करना है, टू एक्सप्रेस ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट, यानी जहां पर रिक्वेस्ट की जाती है, यहाँ पर ऑर्डर दी जाते हैं, वो किस सेंटेंस को होता है, इंपेरेटिव या आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है, आसान है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अरे कर लिया नोट, आगे चले। अगला सेंटेंस कौन सा आप खुद बताओ। इंपेरेटिव में कोई किसी को दिक्कत हो तो बताए। आगे हमारे पास कौन सा आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी विषय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य बोल सकते हैं इसको, जहां पर सरप्राइज होती है। बोधक सेंटेंस वाक्य, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इसको आपकी परिभाषा क्या होगी, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, टू एक्सप्रेस a feeling, emotion, और रिएक्शन इत्यादि। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कि वो क्या करते हैं, फीलिंग को दर्शाते हैं, इमोशंस को, रिएक्शंस को। जो आपके फीलिंग्स होती है, आपके भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, आपके रिएक्शन होते हैं, आपके उन सबको किसके अंदर लिया जाता है, एक्सक्लेमेटरी। जो सरप्राइज चीजें होती है, अचानक से आपको कोई सरप्राइज दी जाती है, तो किसके अंदर आती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आती है। ठीक है, यहाँ तक नोट करें। कर लिया। इसी के अंदर स्ट्रक्चर देखो, इसकी स्ट्रक्चर कहां से कैसे, उसमें आप इंपेरेटिव सेंटेंस देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ, या डू नॉट से, या डू से, तो उसी प्रकार से इसमें कहां से स्टार्ट होंगे स्ट्रक्चर इसकी। दो स्टार्ट क्या है, दो स्ट्रक्चर है। एक तो क्या है हमारे पास, हाउ, और इसके बाद होती है आपके पास दूसरी स्ट्रक्चर, हर्रा और वाव। क्या क्या है, हुर्रा और वाव। क्या हुआ, हुर्रा और वाव या हाउ। एक आपने सुना होगा, वाट भी सुना होगा, वाट भी लिख सकते हैं इसमें, वाट सरप्राइज। आप क्या बोलते हैं, वाट सरप्राइज, क्या सरप्राइज है, तो किससे स्टार्ट हो गया, वाट से। ठीक है, इसी प्रकार हाउ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर ये होती है इसकी, और एक स्ट्रक्चर ये होती है क्या, हुर्रा और वाव। एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे उसे देखेंगे, इसे नोट करो एक बार। बताऊं तो देखो, तो बउआ इसको आगे यूज कैसे करना है वो आपके सामने है। क्या, जैसे मैंने पहला ही बोल दिया, वाट अ मूवी। एक आपको बोल दिया, हुर्रा, आई गॉट सेलेक्टेड अ जॉब। क्या बोल दिया, आई गॉट ए सेलेक्टेड अ जॉब। या ऐसे बोल सकते हैं, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर अ जॉब। ठीक है, व्हाट ए मूवी, क्या मूवी थी। ठीक है, आपने अचानक से कोई इतनी बढ़िया मूवी देख के आए थे सिनेमा हॉल में, और आपने आके, आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी समझ रहे हो, जो भी आपके ज्यादा चाहने वाले लोग हैं, उनसे आपने क्या बोला कि क्या मूवी थी, एक नंबर मूवी थी, देख के मजा आ गया। तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में उसको, व्हाट ए मूवी। ठीक है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस होता है हुर्रा, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर
एक हुर्रा किसके लिए यूज होता है? एक हमारे पास खुशी के लिए। आई गॉट सेलेक्टेड फॉर ए जॉब, मैं एक जॉब के लिए सेलेक्ट हो गया, क्या बात है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास किस सेंटेंस में आते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज किया जाता है। आया समझ में? आसानी, बिल्कुल आसान आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए, कोई हार्ड एग्जाम्पल भी नहीं है जिससे आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। चले आगे। आगे एक बचा हुआ आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसको चाहे नोट लगा के लिख लो, चाहे स्टार लगा के लिख लो। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है कि टू एक्सप्रेस अ ब्लेसिंग, कर्स, ठीक है, और होते हैं विश। अरे ये कर्स, ये मत लिख देना। क्रस का मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला क्रस नहीं है, ये कर्स यानी श्राप देते हैं जो। विश यानी इच्छा होती है, ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद। तो आपके पास जहां पर आपको आशीर्वाद देना है, किसी को आपको श्राप देना है, किसी को आपकी इच्छा, किसी की इच्छा होती है, तो उस सेंटेंस में किस चीज से यूज करते हैं हम? ऑप्टेटिव सेंटेंस से। तो इसकी आपके पास कुछ स्ट्रक्चर भी होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसकी स्ट्रक्चर है मे। जहां मे से स्टार्ट हो जाए आपके पास, वही क्या होगा? आपके पास ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मे गॉड ब्लेस यू। क्या है? मे गॉड ब्लेस यू। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि किसी का किसका भाग है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यजनक भाग। तो इसी का आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो ये मे गॉड ब्लेस यू। आपको समझ में आया कि मे गॉड ब्लेस यू यानी भगवान आपको भला करे, आपका आशीर्वाद दिया जाता है भगवान को। तो देखो, मे से स्टार्ट हो गया, गॉड सब्जेक्ट हो गया, ब्लेस प्लस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू। और एक चीज और देखो, ये गॉड आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, तो आप ये ध्यान रखना, कभी भी गॉड के अंदर फर्स्ट जो है आपके पास छोटा जी नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक सर्वोच्च है, सबसे शक्तिशाली कौन सा? भगवान अपना, ठीक है, उसी के अनुसार ये पूरा सृष्टि चल रही है। तो ये सबसे प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का कभी भी फर्स्ट लेटर छोटा नहीं आएगा, हमेशा कैपिटल लेटर में यूज होगा। वो आगे हम आपको बताएंगे नाउन के किस प्रकार से यूज होते हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहां तक नोट करें एक बार आप। यहां तक आपके क्या हो गए? खत्म, सेंटेंस खत्म हो गए। अब आगे की इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाले हैं, यहां तक यूज करें, नोट करें मतलब यूज नहीं, ठीक है। तो मेरे साथियों आगे स्टार्ट करते हैं हम। आपने एक चीज सुनी होगी, फ्रेज। जैसे ईडियम फ्रेजेज होते हैं, तो उसी प्रकार से फ्रेज होता है, ठीक है। वो फ्रेज क्या चीज है क्या नहीं है, तो नाम लिखो पहले, फ्रेज। फ्रेज, ठीक है। फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है सुनिए। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, सॉरी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक a sense but not a complete sense. Complete sense is called a phrase. फ्रेज किसको बोला जाता है? अरे किसको बोलेंगे फ्रेज? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस।
एक सेंस तो देगा वो, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देगा। और इसी पहले हमने एक सेंटेंस की परिभाषा सुनी थी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस गिव्स अ कंप्लीट सेंस, वो क्या होता है? सेंटेंस। लेकिन इसमें क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंस। ये पूर्ण भाव नहीं देगा, भाव तो देगा लेकिन पूर्ण भाव नहीं देगा। इसमें देखो नीचे लिख दिया आपने से अंडर अ ट्री, एट द डोर। दो एग्जाम्पल लिखे मैंने, अंडर द ट्री और एट द डोर। यानी अंडर द ट्री का मतलब क्या है? पेड़ के नीचे बैठा है। भाव तो दे रहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, बैठ गया पेड़ के नीचे, लेकिन वो क्यों बैठा है, किस लिए बैठा है, वो पूर्ण भाव थोड़ी दे रहा है। पेड़ के अंदर जाकर बैठ के नीचे, और हमें पता नहीं क्यों बैठा है, किस लिए बैठा है। अगर पूरी चीज इंफॉर्मेशन देता तो हमारे पास वो क्या बन जाता? सेंटेंस बन जाता। लेकिन एट द डोर क्या बोल दिया? अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे। आप ऐसे देख सकते हो पेड़ के नीचे। अब पेड़ के नीचे क्या? पेड़ के नीचे बैठा है, लेटा है, सो रहा है, क्या कर रहा है, वो हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। लेकिन अंडर द डोर, इसी प्रकार से अंडर द डोर पर, अरे डोर पर, किस डोर पर, कैसे डोर पर, हमें कुछ पता नहीं है। सेंस तो दे रहा है डोर पर, लेकिन हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए क्या है? फ्रेज है। कोई दिक्कत? इसी को हम एक फुल सेंटेंस में यूज करके दिखाते हैं आपको किस प्रकार से। इसको नोट करो आप एक बार। कर लिया? देखो मैंने एग्जाम पूरा सेंटेंस लिख दिया, आप बताना इसके अंदर फ्रेज कौन सा है। आपने लिख दिया मोनिका इज सिटिंग अंडर अ ट्री। ठीक है, क्या है? मोनिका इज सिटिंग अंडर ट्री, मोनिका बैठी है पेड़ के नीचे। ठीक है, मुझे बताओ इसके अंदर फ्रेज कौन सा है? ये वाला फ्रेज है, ये वाला फ्रेज है, या ये फ्रेज है? तो आप सभी को देख के पता लग गया कि जो ये तो क्या है? एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। लेकिन अंडर द ट्री का ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। आपको अभी मैंने बताया अंडर ट्री अलग से आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? एक फ्रेज है। अब आपको कैसे पता लगेगा फ्रेज है या नहीं? देखो अंडर ए ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे भाव तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं, भाव नहीं दे रहा है कि क्या कर रहा है पेड़ के नीचे। तो मैंने अभी बताया कि मोनिका इज सिटिंग अंडर ए ट्री, मोनिका बैठी है कहाँ पर? पेड़ के नीचे। आपको कंफर्म हो गया कि मोनिका पेड़ के नीचे ही बैठी हुई है। ठीक है, पूर्ण भाव मिल गया, कंप्लीट सेंस मिल गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये पूरा मिलकर तो एक सेंटेंस बना दिया, लेकिन ये किसका भाग है? ये अरे एक सेंटेंस का भाग है या नहीं है? है ना? तो इस बात को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन ये चीजें आपको एग्जाम के लिए जो चीजों को यूज करेंगे उसमें बहुत ही काम आने वाली हैं। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट किसी चीज को नहीं करना, जो भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो नोट करें इसको। आया समझ में? ये तो आपके पास फ्रेज था और सेंटेंस था। एक होता है क्लोज, CLAUSE, क्लोज। क्लोज की परिभाषा क्या है? बिल्कुल आसान परिभाषा है, इन दोनों से रिलेटेड परिभाषा है, आसान बिल्कुल। ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense and it has a subject verb combination, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। एक ऐसा समूह शब्दों का जो क्या देता है? कंप्लीट भाव देता है, और उसके अंदर भी क्या होते हैं? सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है।
वो भी एक क्या कहलाता है, फ्रेज। और ये सेम मैंने परिभाषा सेंटेंस के अंदर भी लिखाई थी, तो वो भी एक क्या होता है, सेंटेंस भी होता है, फ्रेज भी होते हैं। अब दोनों के अंदर अंतर क्या है वो चीज़ मैं आपको देकर बताऊंगा। देखिए यहाँ तक नोट करो। आगे बढ़े, इसी का एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने लिख दिया ही इज हंग्री, ही इज हरिंग लिख लो, उसको जल्दी हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, बड़ा सा एग्जाम्पल लिख लो। आई एम फीलिंग वेल टूडे, ठीक है। आई एम फील वेल टूडे, यानी मैं महसूस कर रहा हूँ अच्छा, आज के दिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो ये क्या है, फ्रेज है, और ये सेंटेंस भी है, ठीक है। अब फ्रेज और सेंटेंस के अंदर क्या अंतर है, इसके बाद आप एक लाइन लिखो। यहां तक नोट कर लिया ना। तो देखो आपको क्या लिखना है, डॉट लगा के लिखो, अ सिंपल सेंटेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड ऑफ क्लोज। ये जो सिंपल सेंटेंस होता है, एक साधारण वाक्य, जैसे मैंने अभी लिखा, ही क्या लिखा था, आई एम फीलिंग वेल टुडे, एक सेंटेंस भी है, एक सिंपल सेंटेंस है, वो आपको क्या कहला सकता है, वो क्लोज भी कहलाता है। कोई आपको उसकी क्लोज भी बोल दो, आप उसको फ्रेज भी बोल दो, सॉरी क्लोज भी बोल दो, सेंटेंस भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपके पास अगला पॉइंट लिखो, सम सेंटेंसेज हैव मोर देन वन क्लोज। सेंटेंस, कुछ सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्या आते हैं हमारे पास, क्लोज भी आ सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर क्लोज भी आ सकते हैं। यहां तक नोट करो आप एक बार, ठीक है, कर लिया। इसका एग्जाम्पल यही लिख लो, यही लिख देता हूं मैं। जैसे एक से ज्यादा कैसे, शी इज वेटेड फॉर यू बट यू डिड नॉट कम, ठीक है। ही इज वेटेड फॉर यू, तुम्हारे लिए इंतजार कर रही थी, लेकिन बट यू डिड नॉट कम, कि तुम नहीं आ सके। तो ये क्या हो गया हमारे पास, चलो यू लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, यू, हर, विल, जो ये यू होते हैं ना, अभी मैं बता दूं ये यू क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, आगे जेकर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सी भी एक प्रोनाउन है, यू कर सकते हैं, और इसकी जगह ही, हिम भी कर सकते हैं, इसकी जगह ही कर सकते हैं। यू में अंतर क्या है, सेम होते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं, ठीक है, इसलिए आपको चक्कर पड़ रहा होगा, तो हम आगे चीजें बताएंगे। सी इज वेटेड फॉर यू एंड बट, लेकिन यू डिड नॉट कम, तो इसका ये वाला एक फ्रेज हो गया, इज वेटेड फॉर यू, वह आपका इंतजार कर रही है, आप पता है तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो एक कंप्लीट सेंस बन गया। यू डिड नॉट कम, तुम नहीं आए, ठीक है, ये भी एक सेंस, तुम नहीं आए। एक भी क्या हो गया, क्लोज, यानी एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लोज आ सकते हैं, नहीं आ सकते, मुझे बताओ, आ गए या नहीं आ गए, आ गए ना। तो यहाँ तक नोट कर लो, आ गए तो और क्या करोगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर, फिर आगे की बातें बताएंगे।
आगे चलें, चलें आगे। अब आपके पास क्लोज भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो क्या होता है डिपेंडेंट क्लोज, एक क्या होता है इंडिपेंडेंट क्लोज। तो दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। इंग्लिश में लिख लेना, बेसिक इंग्लिश चल रही थी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, एंड तक आपको बढ़िया हीरो तक ले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या काइंड्स ऑफ क्लोज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इंडिपेंडेंट क्लोज, सेकंड होता है डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज कितने प्रकार के क्लोज है? डिपेंडेंट क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज। एक तो क्या होता है निर्भर होता है किसी चीज पर, एक होता है एक स्वतंत्र होता है, बिल्कुल जैसे मैंने लिख दिया था, कौन से लिखी थी, ही इज फीलिंग, आई एम फीलिंग वेल टुडे, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज के दिन। तो एक क्या हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया, किसी पर निर्भर नहीं है। एक होता है डिपेंडेंट क्लोज। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, यहां तक नोट करो। कर लिया। अब आप डिपेंडेंट क्लोज के बारे में डायरेक्ट डिपेंडेंट क्लोज लिखो और फिर स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा लिखो, इंडिपेंडेंट क्लोज इज द सेम एज अ कंप्लीट सेंस। एक कंप्लीट तरीके से यूज होता है, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंटेंस लिख दो उसको। एंड बी एंड कैन स्टैंड अलोन, यानी अकेला भी खड़ा रह सकता है एक जगह, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज इंडिपेंडेंट क्लोज सेम है कंप्लीट सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस तरह यूज होता है, और वो क्या हो सकता है कैन स्टैंड अलोन, अकेला खड़ा रह सकता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। कौन सा सेंटेंस होता है? जैसे मैंने बोल दिया ही वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, इसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, अकेला रह सकता है, ठीक है। तो आप इसको यूज कर दें। डिपेंडेंट क्लोज और बचा रहा, आज क्लास हम यहीं तक समाप्त करेंगे, उसे और नोट कर लीजिए। देखो आगे चलते हैं। अब डिपेंडेंट क्लोज पे लिखो, डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज निर्भर वाक्य, ठीक है, उपवाक्य। क्या होता है इसके प्लान? इट कांट बी स्टैंड अलोन, इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। कभी भी वो अकेला खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होंगे। सब्जेक्ट वर्ब तो होंगे, लेकिन वह अकेला खड़ा नहीं हो सकता कभी भी। वो कैसे होते हैं यूज? देखो जैसे व्हेन शी गोट होम, जब उसने घर पहुंची या घर को प्राप्त किया। घर को प्राप्त करना, तो गॉट का मतलब ऐसे क्या होता है प्राप्त करना, लेकिन इसमें किस प्रकार से यूज होगा कि व्हेन, जब वह घर पहुंची, ठीक है। तो जब घर पहुंची, किसके साथ पहुंची? जब वैन आ जाता है तो इसके बाद में कुछ ना कुछ आपके पास क्या होते हैं, एक और क्लोज होगा, तो वो उस क्लोज पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, जब ये आपको बताऊंगा कि किस किस चीज में डिपेंडेंट क्लोज होते हैं, किस में नहीं होते। तो एक लाइन और है, नोट लगा कर लिखना है, इसको नोट करें एक बार आप। कर लिया? लिखो, एक नोट लगा कर लिखो।
नोट लगाकर लिख देना है आपको। डिपेंडेंट क्लोज ऑफन begins with words such as कुछ वर्ड्स होते हैं उनसे आपका क्या होता है, डिपेंडेंट क्लोज शुरू होते हैं। कौन कौन से, जैसे मैंने अभी लिखा था व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, अनटिल, और क्या होते हैं आल्दो, और क्या होंगे आपके पास जैसे एज सून एज, एज लॉन्ग एज, ये क्या होते हैं आपके पास डॉट डॉट, और भी कुछ हो सकते हैं। तो जैसे मैन ये होते हैं व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, अनटिल, आल्दो, एज सून एज, एज लॉन्ग एज। तो इनसे जब भी आपके पास सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है या कोई आपके पास उपवाक्य स्टार्ट हो जाता है तो कौन सा उपवाक्य होगा, डिपेंडेंट, ये किसी न किसी चीज पर डिपेंड होंगे। ठीक है, कंजक्शन होते हैं ये किसी न किसी पहले वाली चीज पर डिपेंडेंट जरूर होते हैं। तो ये जहां पर भी आपको ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाए ये वाले वर्ड्स की, तो वो क्या हो जाता है, डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, आपसे कोई पूछे, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा व्हाइल रूबीना इज प्लेइंग, जब रूबीना खेल रही थी, क्या, जब रूबीना खेल रही थी, तो आपके पास जब वाइल, जिसमें जैसे इसमें क्या आ गया वाइल, तो आपको किसी ने पूछा कि वाइल रूबीना इज प्लेइंग कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे कौन सा क्लोज है, सॉरी कौन सा क्लोज है, तो आप क्या बताओगे, डिपेंडेंट क्लोज है। ठीक है, सीधा आपके पास मैंने लिखवा दिया डिपेंडेंट क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज की पहचान कैसे करनी है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट तो आसान होता है, सेंटेंस कंप्लीट सेंस की तरह भाव देगा, लेकिन ये कंप्लीट सेंस की तरह भाव नहीं देते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट करो, और आगे की चीजें फिर मैं बताता हूँ क्या पढ़ाना क्या नहीं। तो आज की अपनी पाठशाला यहीं तक रहेगी। आपको मैंने क्या क्या कंप्लीट करा दिया, एक सेंटेंस 2 क्लासों में, सेंटेंस, फ्रेज, क्लोज, ये तीनों चीजें कंप्लीट करा दी। किस किस प्रकार से एग्जाम में यूज होती हैं, किस किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, किस किस प्रकार से फ्रेज बनते हैं, किस किस प्रकार से क्लोज बनते हैं। ठीक है, 2 क्लासों के अंदर मैंने आपको 1.5 घंटा लगा हुआ, दोनों क्लासों में 1.5 घंटे के अंदर ये तीनों चीजें बिल्कुल खोल खोल कर बता दी। आप कहीं पर भी जाओगे तो ये चीज है ना, आपको मैं क्या बताऊं, 30 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बताएगा। ठीक है, 30 तो हाईएस्ट है। मैंने आपको यहाँ पर बिल्कुल, आपको बिल्कुल बेसिक से कैसे बताऊं, बिल्कुल बेसिक से आपको, बिल्कुल 0 लेवल से मैंने आपको उठाकर बताया कि किस प्रकार से हम इंग्लिश यूज करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सब चीजें मैंने आपको बता दी। 2 प्रकार की इंग्लिश होती थी, अमेरिकन, ब्रिटिश, उसमें कैसे अंतर करते हैं, कैसे नहीं करते। ठीक है, जो भी आपको स्पेलिंग सही लगे ना अपने वर्ड्स की, ठीक है, अपने कोई वर्ड होता है, जैसे मैंने कल बताया था कलर, तो कल में क्या होता है, COLOUR, आपने पढ़ा है COLOUR सही होता है, तो कौन सी इंग्लिश हो जाएगी, ब्रिटिश इंग्लिश। और COLOR कलर हो गया तो वो कौन सी हो जाएगी, अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि हम उसे हमारी ग्रामर के अंदर यूज नहीं करते। हम किसको यूज करते हैं, ब्रिटिश को। क्यों, क्योंकि हमारे पास जब हम अंग्रेज आए थे तो उसी ने हमारे पास ये प्रथा चला दी थी, और वही आपके आगे प्रथा चल रही है रिकॉर्डों के अंदर, तो वो स्टार्ट की हुई है, अभी तक बंद नहीं की हुई है। ठीक है ना, वैसे अमेरिकन इंग्लिश हमारे पास COLOR गलत वर्ड नहीं है। ठीक है, अब आगे हम इसी में बेसिक के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जानेंगे कि नाउन बिल्कुल शॉर्ट में क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होती है। ठीक है, फिर हम इन एक एक को बिल्कुल विस्तृत तरीके से, नाउन का एक पूरा टॉपिक चलेगा 10 से 15 दिन, फिर प्रोनाउन का चलेगा, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, सब चीज़ों का चलेगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, कल हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। दिल थाम क्या, ये कल इस महफिल में पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच आपको सभी को पता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और ये आपके सामने क्या होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इन सब के बारे में
बिल्कुल एब्रीविएशन जानकारी आपको देंगे, बिल्कुल संक्षिप्त जानकारी देंगे और फिर इनको एक एक करके एक्सटेंड करेंगे कि नाउन को किस प्रकार से हम खोलेंगे, किस किस प्रकार से यूज करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि नाउन है या प्रोनाउन है, सब चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी घबराहट के साथ आप यहाँ तक नोट करें। इसको जो भी मैंने पढ़ाया उसको आप पहले रिवाइज करें, फिर बाद में उसको हर एक क्लास एक से कनेक्टेड, यानी कि दूसरी क्लास देख लीजिए। इंग्लिश में हर एक क्लास एक दूसरे से अटैच होती है, पहली पढ़िए तो दूसरी पर यूज होगी, दूसरी पढ़ ली तो तीसरी में यूज होगी, तीसरी पढ़ ली चौथी में, तो ऐसे ही आपके यूज होने वाले है। वो कैब जरूर होती है कि उसमें आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई वर्ड है, कोई भी वर्ड आपने ले लिया, वो कोई सा भी आप पहली क्लास में गुजर रहे हैं पहले ले, दूसरी से भी ले सकते हैं। वर्ड है, वर्ड तो आप एक चीज जिक्र, लेकिन जो सीक्वेंस होता है ना, वो सीक्वेंस जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के लिए सीक्वेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ तक हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माँ।